करंटली आपका कॉम्पनसेशन कितना है और इन हैंड सैलरी कितनी है? एंड इन हैंड अराउंड 90,000 हो जाते हैं पर मंथ। एक 30-25 तक आ जाएगा आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी एक घर खरीदा है। आई एम गेसिंग कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत लैविश वेडिंग नहीं करी है हमने, जितना हमारा बजट अलाउ किया। वी गॉट मैरिड इन अ टेम्पल। एक जो मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है वो ये है कि आप लोग के एक्सपेंसेस अब थोड़े जॉइंट हो चुके हैं, बट अभी तक अकाउंट्स वगैरह जॉइंट नहीं है। अगर हमें घर खरीदना है तो 1 CR 1.52 तक भी मिल जाएगा, बट इज इट इन आवर बजट? तो आपका तो करीब 60% सैलरी का सिर्फ और सिर्फ होम लोन में जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हमें दिल्ली में और मेरे साथ है मेघा और शिवम। ये दोनों दिल्ली में रहने वाले हैं। इनकी शादी 5 महीने पहले हुई है। आज इनके फाइनेंसेस को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंस। दोस्तों वेलकम टू द शो। कैसे हो आप लोग? थैंक बढ़िया। यू। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए, आप लोग की रिसेंटली शादी हुई है, आप लोग बता रहे थे, कितना टाइम हुआ है? नवंबर 2025 में हमारी शादी हुई है। अच्छा, तो 6 महीने हो गए। हाँ। और आप लोग कैसे मिले हो? सो वी वर ट्यूशन फ्रेंड्स सिंस 11th क्लास। देन वी डिसाइडेड इन 2024 हाँ कि हमने इतना टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट कर रखा है एक दूसरे पे, एंड वी नो ईच अदर लाइक वेरी वेल। हमारी फैमिलीज को भी जानते थे ये लोग। Okay. तो देन वी डिसाइडेड कि थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो 11वीं से 2024 के बीच में, हाँ, ठीक है, आप लोग ने इंडिविजुअली क्या क्या किया? आपकी जर्नीज क्या है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी छोटी सी है। ठीक है। तो आई डिड माई बीटेक, नॉर्मल मेरी पढ़ाई बीटेक हुई। देन आई लाइक बीटेक इन मैकेनिकल। उसके बाद मैंने 1 साल मैकेनिकल में काम करा। देन आई रियलाइज़ कि ये मेरे बस का नहीं है, खड़े रहना है। और काम ऐसा नहीं था, क्योंकि इनिशियली आई वाज बेसिकली इनटू आईटी, बट लोगों ने कहा मैकेनिकल कर ले, बहुत स्कोप है। फिर ड्यूरिंग कोविड मैंने रियलाइज़ करा कि कुछ अलग करते हैं। तो दैट टाइम डेटा एनालिटिक्स एंड ये सब बहुत बूम में था। तो देन आई लर्न एक्सेल, पावर बी एंड अदर स्टफ। तो आई स्विच्ड कंपनी गुड़गांव में। तो वहाँ पे मैंने काम करा ना। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट। तो आई रिसेंटली स्विच्ड इन 19th ऑफ May। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप काम कर रहे थे, अगर वही जर्नी आप कंटिन्यू करते, आपकी अभी कॉम्पनसेशन कितनी होती? हाफ होती जो भी मैं earn कर रहा हूँ। अच्छा, आपके कितने साल हो गए काम करे हुए? ओवरऑल 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है, और रेलिवेंट जो डेटा एनालिटिक्स अभी कर रहा हूँ वो 5 साल का है। और इन 5 साल के बाद आपका कॉम्पनसेशन कितना है? सो राइट नाउ व्हाट आई हैव बीन ऑफर्ड इज 17.5 LCTC। इन हैंड कितना है इसमें? मतलब अभी क्रेडिट होगा जून में, तो अराउंड 1 20-25 तक आ जाएगा आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। ओके। आपने कहा कि आपका बहुत सिंपल है, तो आई एम गेसिंग कि आपका जर्नी जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर थोड़ा लंबा है। प्लीज बताइए। सो आई स्टार्टेड अर्निंग इन अ वेरी यंग एज। तो 18 ईयर से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, Okay. बिकॉज आई डिड अ कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स हॉस्पिटैलिटी का। तो अच्छा। उससे यू गेट प्लेसमेंट। तो होटल्स में जॉब करा स्टार्ट किया 18 ईयर से। देन आई स्विच टू 3 डिफरेंट होटल्स। लेकिन फिर कोविड आया, एंड देन कोविड में तो होटल्स वर नॉट वर्किंग। तो मैंने एक 2018 में एक शॉर्ट लैंग्वेज कोर्स किया था, स्पेनिश। बस Okay. बट वो मैंने वहीं छोड़ दिया था, बिकॉज जॉब के साथ नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो कोविड में मैंने उसको कंटिन्यू करा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। बट थैंकफुली उसके बाद मुझे एक जॉब मिली विप्रो से एट अ गुड पैकेज, विच वॉज अराउंड 5.5 लाख का पैकेज। होटल में आई वॉज अर्निंग मैक्सिमम 2.53 CTC। तो उसके बाद देन एक प्रोग्राम होता है जिसमें यू कैन गो टू स्पेन टू टीच देम इंग्लिश। इट्स लाइक अ इंटर लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आई वेंट टू स्पेन फॉर 9 months। वहाँ पे जॉब किया। दे वर पेइंग मी 1,000 euros। एंड देन आई केम बैक, आई अप्लाइड जॉब। सो तब आई केम बैक इन 2023। अच्छा। तो तब से हूँ एज अ सीनियर लैंग्वेज असिस्टेंट। ओके। एंड आपका काम क्या है एज अ सीनियर लैंग्वेज असिस्टेंट? इट्स अ प्रोसेस। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे जो उनके जो कस्टमर्स है दे स्पीक ओनली इन स्पेनिश। तो हमको उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है ओवर ईमेल्स और कॉल्स रिगार्डिंग देयर इनवॉइसेस, पेमेंट्स एंड सब कुछ ये सब। ओके। एंड करंटली आपका कॉम्पनसेशन कितना है और इन हैंड सैलरी कितनी है? माइन इज 12.4 Okay. CTC। अब एडिशनली इस पे 2 लाख का परफॉर्मेंस बोनस है, जो 2 साल में आता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड इन हैंड अराउंड 90,000 हो जाते हैं पर मंथ। तो दोनों के जर्नी से एक चीज क्लियर है कि अगर आप अपने करियर में पहले 4-5 साल के अंदर अंदर अगर आप पिवट कर लेते हो, रिकॉग्नाइजिंग कि आप जो करंट जर्नी है उस जर्नी में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, देन देयर इज अ वे आउट। बट अगर 30s में करने जाओगे, मे बी इट माइट बी टू लेट, बिकॉज ज्यादातर एम्प्लॉयर्स
यंगर लोगों को ही एंट्री रोल्स में चांस देना चाहेंगे। ठीक है, प्लीज बताइए फिक्स योर फाइनेंस में आने का क्या कारण है? बिकॉज वी हैव केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो राइट नाउ द थिंग इज़ कि आगे कैसे हम और कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि हमें अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, सो वी नो दैट। सो वही मेजर गोल जैसे होता है, आगे घर लेना है, बच्चा प्लान करेंगे, आगे हम बेबी प्लान करेंगे, तो वो कैसे हो सकता है। एंड इवन अगर हमें घर खरीदना है तो क्या बजट रहना चाहिए, हम अपने आउट ऑफ बजट नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर यहाँ भी हैं जो 1 CR 1.52 तक भी मिल जाएगा, बट इज इट इन आवर बजट उतना लोन? बिकॉज मेरे पास एक लोन ऑलरेडी है जो जिसमें मेरे पेरेंट्स रहते हैं। ओके, तो मैं नहीं चाहती एक और बर्डन आ जाए, देन हमारी फैमिली भी ग्रो करेगी, बच्चा वो भी हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, तो उसमें वी वांट सम क्लैरिटी। गॉट इट। आपने कहा कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी एक घर खरीदा है, तो आई एम गेसिंग कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो शादी के टाइम पे क्या आप लोगों ने खुद के पैसों से शादी करी, और डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट? इन हिज केस इन्होंने तो पूरी अपनी सेविंग्स खुद लगाई है। अच्छा, बट मेरे केस में मेरी मम्मी ने थोड़ी हेल्प करी थी, बट मेजॉरिटी जो था वो अमाउंट मेरे से ही था। तो थैंकफुली हमने जब प्लान किया तो हमने उसी हिसाब से प्लान किया, बिकॉज बहुत लैविश वेडिंग नहीं करी है हमने, जितना हमारा बजट अलाउ किया। वी गॉट मैरिड इन अ टेम्पल, ओके, एंड देन वी थ्रू अ डिनर पार्टी टू आवर रिलेटिव्स। सोसाइटी को कुछ तो दिखाना पड़ता है ना कि शादी हुई है, तो वो हमने छोटी सी पार्टी करी थी, नॉट छोटी, अराउंड 2.5 lakhs हमारा उसमें भी गया था, सिर्फ डिनर में। बट वो डिनर था, दैट्स इट। जो शादी मंदिर में थी उसमें सिर्फ हमारी फैमिलीज थी, दैट्स ऑल। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग पर्सनल लोन्स ले लेते हैं, चीजें गिरवी में रखते हैं, बट शादी में उनका एटलीस्ट 15 से 20 लाख खर्चा हो जाता है। एग्जैक्टली। आपने 2.5 lakhs में कैसे अपनी शादी कराई? मतलब ऐसे नहीं, टोटल 2.5 हुआ हमारा, शादी में अराउंड 1 के करीब गया होगा, क्योंकि टेम्पल बुक करना, फिर उसमें थोड़ा बहुत वो करना, तो उसमें अराउंड 50 कह सकते हो, 50 करीब गया। 2.5 हमारा डिनर पार्टी में गया, उसके बाद जो शॉपिंग वॉपिंग थी उसके ऊपर गया होगा, तो टोटल हमारा करीब 12 लाख तक गया था, इंक्लूडिंग द ज्वेलरी दैट वी बॉट। मतलब दैट इज एसेट टू अस, बट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो हमने बाहर अपने पेरेंट्स के लिए भी शॉपिंग करी, अपनी फैमिली, सब कुछ। एंड दैट आल्सो इन्वॉल्व जो हमने भी रेंट पे घर लिया, उसमें जो थोड़ा बहुत सामान आप देख रहे हो, तो इट ये भी इंक्लूड हमने दैट एज उसी में वेल। इंक्लूड कर लिया था। और क्या आपने इसके लिए लोन लिए कि अपने सेविंग से ही मैनेज किया? सेविंग्स, सब कुछ सेविंग्स। अभी 2017 में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें कहा था कि जितने भी इंडियंस 50 की उम्र के ऊपर के लोन्स लेते हैं, ज्यादातर लोग वो सिर्फ वेडिंग्स के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब माता पिता रिटायरमेंट की एज में अपने बच्चों के लिए लोन्स ले रहे हैं। प्लीज ये मत करो, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। बट प्लीज, अगर आपका सेविंग्स नहीं है, प्लीज बजट के बाहर शादी मत करो। देयर आर वेज टू गेट मैरिड इन लेस देन 5 और 10 lakhs, जैसे इन्होंने किया। ऑफ कोर्स इनके फैमिली वाले, इनके रिश्तेदार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लैविश वेडिंग रखे, बट उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि उनको समझा कि हम अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स लुक इनटू योर फाइनेंसेस। ठीक है, आपकी जो इनकम है, आपने कहा टोटल है 2,10,000। अब हम 2,10,000 के हिसाब से आपका पूरा बजट वगैरह देखेंगे। ठीक है, रेंट इज 20,000, इस घर का रेंट, राइट? इलेक्ट्रिसिटी आपका 4,000 है, मेंटेनेंस, सोसाइटी का मेंटेनेंस है, दैट इज अनदर 1,000 रुपीज, वाईफाई ओके, कम्यूट 4,000। तो ये ऑफिस के लिए कम्यूट है? नो, सो बेसिकली आवर फैमिली लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सो बाय वीक, मतलब ट्वाइस इन अ वीकेंड हम जाते हैं, तो कैब का खर्चा और थोड़ा बहुत उधर का। तो नेक्स्ट है फूड आउटसाइड 2,000, ठीक है, ग्रोसरी 2 लोगों का 8,000, फेयर कुक 3,000, वीकेंड 5,000, ट्रिप 6,000, शॉपिंग 5,000, मेडिकल 5,000। ये मेडिकल क्या है? ये आपके पेरेंट्स के लिए है? नो, इट इज़ फॉर अस। सो बेसिकली मतलब मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, सो आई एम टेकिंग मेडिसिन्स फॉर इट। आराम करो, थोड़ा स्ट्रेस मत लो इतना, आपका सब सही चल रहा है, अभी से हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 20,000 है। ठीक है, दैट इज द ओनली मेजर एक्सपेंस दैट आई कैन सी, बाकी सारे एकदम ही मैनेजेबल है। अगर इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करें तो 90,000 यस आपका टोटल एक्सपेंस है हर महीने का। इसके साथ साथ आपने कहा था कि आपका एक होम लोन चल रहा है, ठीक है, उसकी ईएमआई है 23,420 रुपए। ठीक है, ये कितने साल का लोन है? 10 years का है, लास्ट ईयर लिया था। अच्छा, अभी 11 लाख पेंडिंग है, 17.5 lakhs का लिया था। आफ्टर वेडिंग ना हमने 5 लाख उसको पे भी करा था। ओके, जो वेडिंग से आया था। हाँ, तो आप लोग प्रीपे भी कर रहे हो इसके लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस लोन को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो 1,13,000 आपका टोटल
एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अगर मैं देखूं तो कोई भी इशू नहीं है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। नाउ लेट्स लुक एट योर गोल्स, और तब पता चलेगा कि कहीं से कुछ काटने की जरूरत है कि नहीं, राइट? एक और चीज, आप लोग की जस्ट शादी हुई है, तो आप लोग का जो मनी मैनेजमेंट है वो कैसा है? इज इट इंडिविजुअल, इज इट लाइक अ कपल? क्योंकि अब आगे जाके आपके जो गोल्स होने वाले हैं और आपके जो खर्चे भी होने वाले हैं वो कलेक्टिव होने वाले हैं। राइट। यस। तो आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप है अभी? अभी सेविंग इंडिविजुअल है। Okay. बाकी एक्सपेंसेस जो मेरी सैलरी आती है ना, उसमें से आई एम नॉट एबल टू सेव एनीथिंग, क्योंकि लोन इधर उधर चला जाता है तो कुछ बचता नहीं है। तो ही इज़ मैनेजिंग ऑल द एक्सपेंसेस। और उसके अलावा रेंट में वी आर पेइंग हाफ हाफ 50-50। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक फिक्स म्यूचुअल फंड, मतलब मंथली है वो, डिडक्ट होते ही हैं, तो उतना बैलेंस रखना ही पड़ता है, तो वो रहता है। कितना आप लोग इंडिविजुअली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली? मेरा 25 है, बट आई विल बी इंक्रीजिंग सून। आपके कितने? 15,000। 15, 40,000 म्यूचुअल फंड्स। 40,000। आपने कहा कि आपके मंथ के एंड तक कुछ बचता नहीं है, राइट? अगर मैं आपका सिंपल बेसिक मैथ करूं, 23,000 EMI, 15,000 आपका SIP, तो आपके हो गए 38,000। बचे बाकी के जो 90,000, उसको अगर मैं आधा कर दूं, आपका आधा इनका आधा, तो फिर लास्ट में 10,000 रुपए बचने चाहिए। वही तो नहीं समझ आता, मतलब कभी कुछ एडिशनली खर्चा आ जाता है। लाइक लास्ट मंथ मम्मी आ गई थी, तो कभी उनको शॉपिंग करा दी, कभी कुछ, तो ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चला जाता है। कभी फादर, कभी लास्ट मंथ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें मेडिसिन वगैरह में कभी कोई कुछ मांग लेता है, तो घर पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स, जो 20,000 दे रहे हैं, उसके अलावा जैसे अगर उनको हाँ। दवाइयाँ को कुछ चाहिए हो या उनकी प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर अबव जाता ही। ये जो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी फैमिली है, इनकी फैमिली है, दोनों की दोनों की 10 फैमिली? 10 10 ईच है, ठीक है। अभी एक जो मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है वो ये है कि आप लोग के एक्सपेंसेस अब थोड़े जॉइंट हो चुके हैं, बट अभी तक अकाउंट्स वगैरह जॉइंट नहीं है, ठीक है? सो वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज, इनमें से कई सारे एक्सपेंसेस अब आपके इंडिविजुअल नहीं रहे, राइट? 80% ऑफ द एक्सपेंसेस आर जॉइंट एक्सपेंसेस। उसी के साथ साथ अब आप जो सेविंग करने वाले हो, कई सारे गोल्स आपके जॉइंट गोल्स है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको ये करना है, आपको एक जॉइंट अकाउंट बनाना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें से जितने भी जॉइंट एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है हर महीने के, तो ये आपके फिक्स्ड नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है? इसमें आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ है, ओके? इसका टोटल अमाउंट बन के आता है 74,000 रुपीज हर महीने का, ठीक है? 74,000 रुपीज हर महीने उस जॉइंट अकाउंट में जाएगा, और ये जितने भी फिक्स्ड खर्चे है वो उससे निकल जाएंगे। नेक्स्ट चीज, उसी जॉइंट अकाउंट से आपके जितने भी गोल्स है, उन गोल्स के जो सेविंग्स करेंगे वो भी हमें इसी अकाउंट से जाना पड़ेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके पैसे कितने इंडिविजुअल में जा रहे हैं, कितने जॉइंट में जा रहे हैं, और फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके पैसे कहाँ से कहाँ आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते। नाउ व्हाट वी विल डू इज, वी विल लिस्ट डाउन ऑल द गोल्स दैट यू गाइस हैव फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे जॉइंट है कि इंडिविजुअल है, ऑफ कोर्स द मेजर वंस। ठीक। तो ये जो 74,000 रुपीज है, क्या लगता है आप लोग कैसे ऐसे स्प्लिट करने वाले हो, क्या है? मतलब अराउंड वैसे ही देखेंगे कि 20 या 25 इसके एंड से बाकी मैं करूँ, क्योंकि मतलब जो EMIs और वो आते हैं ना, तो फिर एंड में नहीं बच पाता इस पे। तो ठीक है। मेघा 30,000 कि 25,000? 25,000। तो आपके 25,000 के बाद मेघा, आपके पास 65,000 रुपीज बचेंगे एवरी मंथ, ठीक है? जिसमें से आपकी EMI अगर हम निकाल दे तो आपके बचेंगे 42,000, ठीक है? एंड इस 42,000 से आपको जो भी ये जॉइंट गोल्स है उसकी सेविंग करनी है, आपके अगर पर्सनल गोल्स है उसकी सेविंग करनी है, और जो बाहर खाना, शॉपिंग, सब कुछ आपका बजट है 42,000 रुपीज। आपके केस में आफ्टर रिमूविंग द 50,000 रुपीज आपके पास 70,000 बचेंगे, जिससे आपको सेविंग्स करनी है, और आपको जो आपके जो वांट्स है, जो मजे के खर्चे, वो भी आपको उसी से करना है, ठीक है? एक चीज बताइए, अगर कल जाके अगर 2 लाख रुपए की कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या आपके पास सेविंग्स है उस चीज के लिए? यस, वी हैव इट। वो किस फॉर्म में, कैश में है? सो अगर मैं आपको ब्रेक डाउन बताऊँ, वॉट एवर दैट वी हैव सेव्ड अंटिल नाउ इज फॉर इन FD, लाइक वी हैव 3 lakhs अराउंड। ओके, तो वो एज अ हम उसको सिक्योरिटी लेके चलते हैं, इमरजेंसी फंड लेके चलते सही हैं। है। देन इन म्यूचुअल फंड वी हैव अराउंड 10 lakhs, गोल्ड में हमारा 4 lakhs के करीब होगा, एंड देन इन स्टॉक वी हैव अराउंड 3। ठीक है,
आपके टोटल एसेट वैल्यू है करीब 20 लाख रुपए, राइट? इसमें से आपका ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड है विच इज इनफ टू कवर 4 to 5 months of your fixed expenses, right? Got it. Now let's talk about your goals. सबसे पहला गोल आपने कहा कार, Not next. Second one is our home. सेकंड वन इज योर होम, ठीक है। बताइए, ये एक गोल है जो फिर थोड़ा थोड़ा major है। हाँ मेजर है, राइट? आपकी टोटल इनकम दोनों की मिला के है 2 लाख रुपए, साल के हो गए 24 लाख। जब भी आप घर खरीद रहे हो, जो आपने कहा कि जो भी आप घर खरीदने वाले हो, कैन वी अफोर्ड इट, उसका एक सिंपल रूल है 5 times। आपकी जो भी एनुअल सैलरी है उसका 5 गुना इज द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ योर हाउस प्राइस। तो 24 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख इज द बजट ऑफ योर हाउस। वेरी सिंपल। ऐसा अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप 1,40 का भी ले सकते हैं। बट देन हमने जब उसका प्लानिंग करी थी तो उसकी ईएमआई जो आ रही है काफी ज्यादा है। So we basically, in a calculator, we basically figure out the calculation. तो we thought कि हम 90 lakhs का लोन लेंगे for let's say around 15 या 16 years of 15 period. minimum. Okay. ठीक है, तो उसकी EMI 90,000 आ रही थी। ओके, तो अब आपने जो खर्चे देखे वो हमारे मिला के अराउंड कितने हैं, 75 के करीब वो हो रहे हैं। उसके ऊपर फिर इसकी EMI चल रही है, वो भी है। तो फिर हमें नहीं लग पाया कि हम शायद उसको उतना अफोर्ड कर EMI पाए। दे पाएंगे। सो विल इन द एंड हमें शायद अपने म्यूचुअल फंड्स भी कम करने पड़ जाते हैं। एंड देन बेबी प्लानिंग है तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा तो सेव करना, आजकल खर्चा इतना है। अगर हाँ जी, तो 2 लाख के हिसाब से अगर मैं EMI पकड़ के चलूं, आपकी EMI होगी करीब 60 to 70,000 के बीच। दैट इज द मैक्सिमम दैट यू शुड स्पेंड। मतलब आपकी जो टोटल जो मंथली इनकम है उसका 30 से 35% इज द सीलिंग। अगेन आपने कहा अभी 90,000 आ रही है, अब अगर 90,000 को हमें 60,000 करना है तो उसका एक ही तरीका है, डाउन पेमेंट बढ़ा दो। ओके, पर द डाउन पेमेंट आपको बताएगी जो हमारा ओवरऑल 20 lakhs इज व्हाट वी कैन स्पेंड, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल टू गिविंग आउट द कंप्लीट 20 lakhs क्योंकि फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और लेट्स से अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी होती है तो हो गया। तो व्हाट वी कैलकुलेट इज अराउंड 15 तक हम वी कैन स्पेयर। बट अगेन द थिंग कम इन माइंड इज कि म्यूचुअल फंड तो मुझे 12-13% दे रहा है, चाहे अभी गिरी हुई मार्केट तब भी 13% रिटर्न आ रहा है। बट क्या वो होम लोन में जैसे 9% में देने के लिए उतना वो सही है नहीं है। तो शेल बी पॉज इट या क्या करना है, तो वो कंफ्यूजन है डाउन सारी। पेमेंट इसी से आएगा हमारा जो आएगा जो भी ना, है उसके अलावा कुछ नहीं है। 10-15 लाख जो भी हम डाउन पेमेंट दे पाएंगे वो इसी से होगा। और वो हमें म्यूचुअल फंड सारे तोड़ने पड़ेंगे अपने। हाँ सही बात है, जो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपके फिर बाद में सेविंग्स ज्यादा बचेंगे नहीं। अगर आप 20 लाख में से 15 लाख निकाल दो तो गोल्ड ही शायद रह जाएगा। फिर गोल्ड ही बचेगा। और इंडिया में गोल्ड कोई नहीं बेचता। हाँ। आप लोग गोल्ड नहीं बेचोगे, राइट? मतलब बहुत ही खराब टाइम आएगा तभी गोल्ड लोगे, उसके पहले तो हम लोन ले लेंगे। हाँ, right. बट गोल्ड तो नहीं बेचेंगे। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड। उससे बेटर ये है कि क्या हम 1 से 1.5 साल सेव करके पैसे जुटा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। और वन मोर थिंग, क्या हम जो सेव करा है पैसा वो उसका हम लोन क्लियर कर लें क्योंकि दैट इज अराउंड 10.25 ना। हाँ 11 lakhs बचा और उसकी इंटरेस्ट 10.25 है। ओके, कितना साल हुआ है उसका? अभी लास्ट ईयर मार्च में लिया था और उसमें आपने 5 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए। हाँ। इसका भी हम देख लेते हैं कि इसमें कितना इसमें आप इंटरेस्ट बचाओगे अपना पूरा सेविंग्स उस पे लगा के। लोन अमाउंट 17.49। अभी कितना बचा है? अराउंड 11। कितने साल बचे अभी? 9। 10.25। तो अभी अगर आप पूरा पे ऑफ कर देते हो तो आप 5 लाख रुपए 5.88 लाख रुपीस बचाओगे इन द इंटरेस्ट। ठीक है, यही 11 लाख अगर आपने जैसे कहा 12-13% आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है, वही 5 साल में इस 11 लाख का बन जाएगा 22 लाख। मतलब सो एवरी 5 years बाय पेइंग दिस ऑफ आप 6 लाख रुपए बचा रहे हो। और अगर यही 9 साल के लिए, अगले 9 साल के लिए आप अपने 11 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालोगे, then you are making a way bigger amount. Right. So it does not make sense to close your home loan by selling your mutual funds. Okay. हाँ, तो अभी आपने कहा तो 1 करोड़ 20 लाख is the higher limit. ठीक है। आपने क्या सोचा? आप लोगों ने अभी घर स्काउट करना शुरू किया है? हम जहाँ रह रहे हैं यही सोसाइटी हमने सोची थी बिकॉज ये अभी 1 साल मतलब हमें 5-6 महीने तो हो गए हैं तो यहाँ पे, लेकिन हमने रेंट परचेज के लिए स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना तो 1.25 या 1.4 तक ऐसे जा रहा है।
अच्छा। बट फिर हमें वो लगा थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स व्हाई वी वर थिंकिंग। और हमें ज़्यादा बड़ा पीरियड के भी लेना कि 30 साल ले लिया, 40 साल ले लिया, मतलब खुद ही नहीं पता कि हम होंगे, क्योंकि आई डोंट हैव अ टर्म इंश्योरेंस। द सीन बीइंग कि मतलब हाइपरटेंशन है, तो दे डोंट ऑफर मी अ टर्म इंश्योरेंस, कि हमेशा या तो वो प्रीमियम रेज कर देते हैं, मतलब आई बीन ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, कुछ ना कुछ रीज़न दे के वो दे कैंसिल ऑफ। बट जैसे आप होम लोन लोगे, हाँ। वो आपको एक महंगा टर्म इंश्योरेंस तो देंगे ही देंगे। सो देन व्हाट वी डिसाइडेड इज़ कि हम हमारा बजट सेट 60 या 70 तक हम स्क्रैच वो मतलब कर सकते हैं अपना स्ट्रेच फॉर द EMIs, सो दैट मेक्स इट अराउंड समवॉट अराउंड 70,000 एज अ EMI। तो हम सोच रहे हैं कि उस तक बजट में हम जाएं, तो एक बार आप। एंड 70,000 इज द मैक्सिमम लिमिट आपकी इनकम के हिसाब से। आपका जो EMI है वो 70,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक और चीज है, आपका एक और लोन चल रहा है 23,000 का। तो अगर आपका मान लो ये लोन 90,000 हो गया, 90,000 की EMI है और 23,000 की दूसरी भी EMI चल रही है, तो आपका तो करीब 60% सैलरी का सिर्फ और सिर्फ होम लोन में जा रहा है। तो आइडियली 60,000 अगर आप ले रहे हो ना, 60,000 की EMI है, वो भी अपर एंड में आपके केस में। तो वही हम इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कितना हम मैक्सिमम जाएं, या फिर अभी हम रेंट पे ही रहें, थोड़ा कम रेंट करें, या रेंट पे ही थोड़ा दिन स्काउट करें 2-3 साल, देन वी सेव इट। ये आपका क्वेश्चन बहुत सही लगा। आज के आज घर ले ले कि 4-5 साल वेट करें। अभी अगर मैं आपके सिर्फ खर्चे देखूं, आपके 1,17,000 रुपए हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप 60 या 70,000 रुपए की EMI ले लेते हो, ठीक है, मान लो आपने 60 लाख का लोन लिया, 60 लाख का अगर लोन लेते हो तो 54,000 आपका हो जाएगा लोन EMI। तो सीधा आपका जो हर महीने का एक्सपेंस है वो 1,70,000 हो जाएंगे। देन हम अर्निंग 2 लाख है, तो आपकी अर्निंग इसमें फिर सेविंग म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं जाएगा ना। आपने ये 60 लाख देखा है, एंड हमें घर लेना है क्योंकि हम उसमें रहेंगे, तो हम कोई ऐसे नहीं रहना चाहते, थोड़ा जैसे अभी हम इस एरिया में ऐसा ना मिले, बट इससे थोड़ा कम में मिले, ऐसा रहना चाहिए एरिया। तो 60 लाख में वो नहीं मिलेगा, हमें एटलीस्ट 70-80 तक जाना ही, स्ट्रेच करना ही पड़ेगा उसको। 80 उसमें अगर हम अपनी सेविंग्स से, जो हमारी म्यूचुअल फंड है, जो हमारी इमरजेंसी, उसमें से अगर हम 10 लाख दे देते डाउन पेमेंट, क्योंकि कुछ डाउन पेमेंट तो देनी ही पड़ेगी, बट फिर हमारी सेविंग्स भी चली गई ना, इमरजेंसी फंड वगैरह भी चला गया, और हम मंथ का इतना EMI देख के 71 कुछ सेव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास वो थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती है। और फैमिली में ना हम दोनों ही हैं, इसकी फैमिली में ही इज़ द मेन पर्सन, जो पूरा अभी अगर फॉर गॉड से कोई इमरजेंसी आती है, कुछ भी होता है, तो ये ही इज़ द वन, एंड मेरी फैमिली में आई एम द वन, तो इसलिए ये भी हम पे डिपेंडेंसी है 3-3 लोगों की एटलीस्ट। तो फिर आपके पास ऑलरेडी आंसर है इसका। यू गाइस हैव टू वेट आउट अ लिटिल, 2 से 3 साल। इन 2 से 3 साल में जितनी आपकी EMI जानी थी, उसके बदले वही अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे, देन द डाउन पेमेंट अमाउंट बिकम्स वेरी बिग। हाँ। और इन्हीं 3 सालों में अगर आपकी टोटल इनकम 2 लाख से 2.5 लाख हो गई, राइट, तो सब कुछ बैठ जाएगा। तो घर का प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, घर भी बढ़ेगा, घर का प्राइस बढ़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आज आप एक ऐसी चीज खरीद लो जो शायद आपके आउट ऑफ बजट हो। तो शैल वी वेट, और मतलब देख ले कुछ अगले 5 महीने में। तो ये गोल में ऐसा है कि अगर आप हर महीने 30 to 40,000 रुपीज सेव कर पा रहे हो आफ्टर पेइंग द EMI, then you can take that, you can take the house. If you are able to save 15 to 20% of your income after paying your EMI, and if the EMI is less than 35% of your income, then आप out of budget नहीं जा रहे हो। Okay. So based on these numbers, ठीक है, ideally आपका जो EMI amount है वो होना चाहिए 62,000 या less than that, मतलब आपको 70 लाख या उससे कम का होम लोन लेना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, क्या हमें अपने कुछ खर्चों में कमी करनी चाहिए, बिकॉज इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, लेट से मतलब वी आर 28 नाउ बोथ, तो अराउंड 30 तक हम प्लान कर लेंगे, तो उसके भी खर्चे आएंगे, बिकॉज मतलब मेरे नीस एंड नेफ्यू हैं, तो आई हैव सीन कि कितना खर्चा होता है बच्चे में, तो वो फिर कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर हाउस है, हाउस में अभी करंट स्टेट में ही आपके पास जो सेविंग्स है और जो EMI है, जो इनकम है, उससे आपका घर का जो गोल है वो हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। नाउ यू आर सेइंग कि किड्स, ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि नीस और नेफ्यू है, वो जब पैदा हुए थे उसके जो 1 साल पहले जो नीटल एक्सपेंसेस है, वो कितने आपको आइडिया है?
हाँ मतलब पर मंथ आपका 5-6 हज़ार तो पकड़ के चलो, अगर सब कुछ आप बेसिक चल रहे हो, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि मेरे केस में था, मतलब मेरे नीज होने से। बट इफ़ यू आर बेसिकली विजिटिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल तो आराम से आएगा वो 10,000 प्लस आएगा। 10,000 प्लस आएगा। तो 1 लाख साल तो है ही। एंड प्रेगनेंसी वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है वो सब मिला के आपका करीब 2 से 2.5 लाख रुपए। इज दैट सेफ टू से? हाँ मान लीजिए बच्चा होने से पहले ही आपको 2.5 लाख रुपए साइड में रखने, कितने साल में? नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि आपके जितने भी 1 या 2 साल के गोल हो, उन गोल्स के लिए आप सीधा बिना सोचे रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल दो। रिकरिंग डिपॉजिट आपको 7% का इंटरेस्ट देगा और उसका जो टैक्सेशन है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो आपके केस में 10% ऑफ द प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। तो 7.5% अगर इंटरेस्ट है, आपको 6.8% पोस्ट टैक्स विदाउट एनी रिस्क मिल जाएगा। और कोई आपके गोल्स? लाइक कार लोन हम भी आगे देखेंगे, बट But that is not a near goal. But within 5 years, आप बिकॉज मैंने मतलब वो आप वीडियो ना चलती रहती है कि यू शुड लीज अ कार, यू शुड बाय अ कार, तो उसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। And if you're fine with a second-hand car, हाँ then there's nothing like it. If you buy a car which is like in its 4th or 5th year, आपको एक 12 लाख की गाड़ी 5.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। और फिर उसके अगेंस्ट आप या तो कैश पूरा पे कर सकते हो या फिर आप पर्सनल लोन ले सकते हो। इन दी एंड यू आर स्टिल बेनिफिटिंग। वो कार आप 3 से 4 साल यूज करके 60% ऑफ द बॉट वैल्यू में वापस बेच सकते हो। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। अब जो आप ये बेचने वाले हो, वो आप कैसे सोचा है कि ये तो ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म जो 3 लाख रुपए है, वो 3 लाख रुपए मुझे नहीं लगता आपको सीधा बेचना चाहिए, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट अपने जो भी खर्च है उसके 6 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अभी आपके पास 3 लाख रुपए, राइट? आई वुड सजेस्ट जब तक आप ये घर खरीदो उसके पहले यू शुड हैव एटलीस्ट लाइक 4.2 to 4.5 lakhs, ठीक है, एक फिक्स डिपॉजिट में। और वो सिर्फ तभी होगा जब चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाए। ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। बाकी फिर आप अपने म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट कर रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लिक्विडेट कर रहे हो, दैट्स अप टू यू। तो ओवरऑल आपके जो सवाल थे, आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर। इफ आई लुक एट योर एंटायर प्रोफाइल, आपके केस में आप लोग के कोई एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस नहीं है। आप दोनों इंडिविजुअली अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हो, और अब जो आपका घर का बजट है वो भी आप लो रख रहे हो ताकि वो आपके इनकम के हिसाब से बैठ जाए। सो यू गाइज आर फाइनेंशियली सॉर्टेड। जस्ट मेक श्योर कि जो भी 20 से 30 हजार रुपए बच रहे वो डिसिप्लिन्ड वे में हर महीने इन्वेस्ट करो या सेव करो। उसका एक तरीका जो मैं पर्सनली इंप्लीमेंट करता हूँ वो है एक इंडिविजुअल अकाउंट सिस्टम। ये अकाउंट सेपरेट है। इस अकाउंट में मेरे पास ना यूपीआई है ना इसका डेबिट कार्ड मेरे वॉलेट में होता है, ठीक है। और इस अकाउंट में ही हर महीने मेरे जो इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट से उसमें पैसे जाते हैं और उससे जो भी सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑटोमेटेड हो रही है। तो आई कैन नॉट टच दैट अमाउंट। आज के दिन में यूपीआई से पैसे खर्च करना इतना आसान है कि आपको खुद ही फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो ये जो 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा है वो खर्च हो जाएंगे। सो यू हैव टू क्रिएट दैट ब्रिज, क्रिएट दैट वॉल, गेट एन इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट and do not install UPI or net banking in that. That's the only way to save. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। अगर आप भी अपने पर्सनल फाइनेंसेस का एक रिव्यू चाहते हो, फॉर्म भरो। इफ यू नीड हेल्प फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजर विच इज मी, आप अभी के अभी ये फॉर्म भर के फिक्स योर फाइनेंस का एक पार्ट बन सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।